तो किम का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? बम नहीं, बोलो भी यहां से और फिर देखो क्या होता है तुम्हारा। उसने कहा है कि मैं कोई वार्निंग भी नहीं दूंगा, मैं सीधे न्यूक्लियर वेपन मारूंगा तुम्हारे ऊपर। तो अगर अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में उतरा, अमेरिका ताबूत में लौटते हुए अपने नौजवानों की गिनती नहीं कर पाएगा। भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी की, सबकी नाकामी है। लानत है इन सब पर। ऐसा माना जा रहा है कि सामने तो नहीं आ रहा है चाइना, लेकिन चाइना और रशिया की टोटल बैकिंग इंटेल के मामले में पूरी तरह से ईरान को है, क्योंकि चीन को भी यह पता है कि अगर ईरान गिर गया तो फिर उसके पास मतलब फिर रशिया और इजराइल का टोटल कंट्रोल वेस्ट एशिया में भी रहेगा और पूरा उसके रिपरकशंस बहुत हुआ है। सेम वे जैसे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था, सेम वे बताया जा रहा था कि वहां हो रही है। इजराइल का जो आयरन डोम था, जिसको कहा जाता था कि इसको कोई भेद नहीं सकती दुनिया की ताकत, उसके परखच्चे उड़ा, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, उनसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचते हैं लोग। 2-4 दिन और खिसक जाए फिर हमारे यहाँ देखिएगा क्या हाहाकार रचेगा। चाइना की और रशिया की डेफिनेटली उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको मिल रही है। तो अब जो है ट्रम्प साहब जो है टैरिफ में मुंह की खाई है और अब इसमें मुंह की खाएंगे, तो किसी दूसरे की कत्ल पे किसी के अपहरण पे चुप ना रहे, बोले, मजम्मत करें उसकी। 3 दिन हो गए हैं और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान कमजोर पड़ रहा है। हुआ ये कि जो समझ में अब सबके आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर अब हो जा रहा है कि ईरान को छोड़ के अब कोई ऐसा नहीं है जो यूएस की उस माइट को वेस्ट एशिया में चैलेंज करे। एक ध्यान और रखिएगा, ये सब जो है जिसको हम लोग कहते हैं ना लग्गी से पानी पिलाने वाले हैं, ये लग्गी से लड़ाई करेंगे। ये कभी ग्राउंड पे जाके लड़ाई करने की हिम्मत इसमें से किसी की नहीं है, ना इजराइल की है और ना अमेरिका की है। ये वहां से ये छोड़ेंगे, बम छोड़ेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, फलाना छोड़ेंगे, सब करेंगे। मूल मुद्दा यह है कि ईरान बिल्कुल घुटनों पे आ जाए और ईरान में वो जो बार बार खामनेई ने कोई इनके गांव पे तो कब्जा कर नहीं लिया था, इनकी कोई जमीन तो पे जाके अपना हल जोतने नहीं लगे थे। अरे खामनेई अपना एक देश के वहां के जो उनकी जो जिस तरह से वो अपने रहनुमा को चुनते हैं या जो उनकी जो भी जिस तरह से वो अपने लोगों को चुनते हैं, उस प्रक्रिया के तहत उस देश को रूल कर रहे थे। कोई राजा के लड़के भी नहीं थे, अच्छे थे बुरे थे, ये सब लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। अगर इतने ही बुरे थे और मानव अधिकार का इतना उल्लंघन कर रहे थे तो किम का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? 2 बम जरा, बम नहीं, बोलो भी यहां से और फिर देखो क्या होता है तुम्हारा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की किम ने कहा है कि हम कोई, ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि उसका नाम कोई नहीं ले रहा है। मानव अधिकार का पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या करता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या करता है। उसने कहा है कि मैं कोई वार्निंग भी नहीं दूंगा, कोई वो जो वो होता नहीं झुट्ठल कोई मिसाइल भी नहीं, मैं सीधे न्यूक्लियर वेपन मारूंगा तुम्हारे ऊपर। और ये लोग बिल्कुल दुम दबा के अंदर बैठ गए हैं। खामनेई जी के मौत के बाद ईरान रीग्रुप हुआ है और उससे ज्यादा ताकत के साथ वो लड़ रहा है, वो ऑर्गेनाइज हो गया। उसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है। अगर अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर ईरान में जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने सैनिक आसमान से उतारेगा तो उसकी हालत वही होगी जो उसकी अफगानिस्तान या वियतनाम में हुई थी, उससे ज्यादा होगी। इसमें 2 अंतर हैं, तालिबान और ईरानियों में। अफगानिस्तान और ईरान में जो अंतर है वो बेसिक अंतर यह है कि तालिबानी उस तरह न तो पढ़े लिखे थे, न उसके पास ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक संसाधन थे जैसे ईरान के पास। तो अगर अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में उतरा तो समझ लीजिए खंदक की, गलियों की, शहरों की जो लड़ाई होगी, अमेरिका ताबूत में लौटते हुए अपने नौजवानों की गिनती नहीं कर पाएगा। कि अमेरिकी सबसे ज्यादा डरते हैं तो अपने नौजवानों की ताबूत में लौटती हुई लाशों को देखकर, और उसकी शुरुआत हो गई है। हम तो बिल्कुल सटे हुए हैं पाकिस्तान से। हमने कौन से टैंक उतार दिए थे? हमने कौन सी पैदल सेना कश्मीर से आगे बढ़ा दी थी लाइन ऑफ कंट्रोल से? हम ही पीओके को कब्जा करने नहीं गए थे। तो अमेरिका तो इतनी दूर से नहीं आने वाला।
रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले नरेंद्र मोदी को इजराइल में 2 दिन रहकर युद्ध की इत्तला नहीं मिली, तो ये उनकी, भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी की, सबकी नाकामी है। लानत है इन सब पर कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में है वो इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ने जा रहा है, आपको आहट नहीं हुई। अभी क्या हुआ है, आपने जो एग्जाम्पल दिया था, इराक की बात की थी, लिबिया की बात की थी, वहां पे सत्ता परिवर्तन की बात हुई, वहां पे रीजन दिया गया कि क्या हो रहा है, वहां पे बोला गया कि सद्दाम हुसैन गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पे तो रीजन भी नहीं दिया जा रहा। वेनेजुएला में तो रीजन भी नहीं दिया गया, साफ साफ ये कर दिया गया कि अब हमें रीजन देने की भी जरूरत नहीं है, अब हम वही करेंगे जो हमें करना है। सो वो बात ही पूरी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी स्थिति क्या है, हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के करीब, जैसे डॉक्टर पाठक ने बोला, 90 लाख के करीब लोग वहां रह रहे हैं। दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी हार्बर कर रहा है इंस्टॉलेशन, अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को, वो हमारे टारगेट पे है। ये सामने साफ आ रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो हमारे नेशनल्स को बहुत ही डेंजर में डाल रहे हैं। और वो वही वाला चक्कर नहीं होना चाहिए कि हवाई जहाज में बिठा के जय हिंद करते हुए ला रहे हैं। 90 लाख लोग हैं भाई, ये कोई 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग नहीं है, 90 लाख लोगों को लाना पड़ेगा। अमेरिका बोल रहा है अपने लोगों को कि हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। पूरा का पूरा रीजन जो है एकदम डार्क क्लाउड्स में डाल दिया गया है। ऐसा अजीब सा बना दिया गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति क्या बनने वाली है। ठीक है, और जो रोक सकता है इसको, अब जिन्होंने शुरू किया है वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कुछ हफ्ते चलेगा। ईरान कह रहा है कि आपने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। लेकिन ये पूरा रीजन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता जा रहा है। ईरान में बैठे हुए व्यक्ति को इजराइल में हमला करना है, इजराइल में बैठे हुए व्यक्ति को ईरान में हमला करना है, तो इसमें सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं से कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं कि कौन सा कहां क्या मूवमेंट है। ये तय बात है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, ये तो हमारे जनरल साहब भी एडमिट किए कि ये सारी इंटेल जो थी ये चाइना दे रहा था, और चाइना वो फिक्स टारगेट बता रहा था कि कौन सा कहां क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि सामने तो नहीं आ रहा है चाइना, लेकिन चाइना और रशिया की टोटल बैकिंग इंटेल के मामले में पूरी तरह से ईरान को है, क्योंकि चीन को भी यह पता है कि अगर ईरान गिर गया तो फिर उसके पास, मतलब फिर रशिया और इजराइल का टोटल कंट्रोल वेस्ट एशिया में भी रहेगा, और पूरा उसके रिपरकशंस बहुत हुआ है। युद्ध का फैसला तो एक ऐसा फैसला होता है कि पता नहीं क्या हो। जहां की न्यूक्लियर वॉर की बात, वॉरफेयर की बातें हो रही हैं, उस ऐसे युद्ध को आपने बगैर आपने कांग्रेस की अनुमति लिए और आप वहां कूद पड़े। और ये वो व्यक्ति है ट्रम्प, जो कि सेकंड टर्म में कि इसी प्लान के ऊपर युद्ध जीत के आए थे कि हम दुनिया के युद्ध नहीं लड़ेगा अमेरिका अब, और इसी वजह से नेटो से अलग हुए। वो उन्होंने, मतलब नेटो अलग बंद इन द सेंस कि खर्चा देना बंद कर दिया कि भाई तुम भी दो खर्चा, मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों दुनिया के युद्ध लड़ूं, मैं क्यों अपनी इकोनॉमी को सफर करने दूं। और वही ट्रम्प आज दुनिया भर के युद्ध लड़ते फिर रहे हैं, जहां देखिए वहां उनको तैयारी रहती है, और पता नहीं आगे और भी क्या क्या उनके दिमाग में तैयारियां हो कि कहाँ वो क्या करने वाले हैं। तो ये जो ट्रम्प का जो दबंगई इसको कहते हैं, उसमें जो ये आपके नेतन्याहू साहब उनको मिले हुए हैं, और उन्होंने वेस्ट एशिया में, ये हमेशा से इनका प्लेग्राउंड रहा है, और यहाँ पे इन्होंने अब ये दोबारा से ट्राई किया है। अभी इनको 12 दिन की जो जंग थी उसमें से सबक इन्होंने सीखा नहीं। जैसे अभी आपने चाइना की बात की, तो पिछली बार तो बहुत कुछ उसमें बातें निकल के आ रही थी कि चाइना का लॉजिस्टिक का सपोर्ट है, उनको सैटेलाइट इंटेल सपोर्ट मिल रहा है। सेम वे जैसे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था, सेम वे बताया जा रहा था कि वहां हो रही है, क्योंकि ईरान के पास भले ही ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बमबारी की है अपने गल्फ के जो कंट्रीज है उनके ऊपर, उससे ऐसा नहीं लगता कि ऑन देयर ओन उनके पास इतना बड़ा स्टॉक पाइल है और इतनी बड़ी रणनीति है उनके पास। तो उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से स्ट्रेटेजिकली उनको ये सपोर्ट मिल रहा है। आप जिस हिसाब से, और पिछली बार आप देखिए इनका इजराइल का जो आयरन डोम था, जिसको कहा जाता था कि इसको कोई भेद नहीं सकती दुनिया की ताकत, उसके परखच्चे उड़ा दिए थे ईरान ने, और उसके बाद ही शांति पड़ी थी, चैन हुआ था। तो ऐसा है कि अगेन वही आता है कि ताकतवर से सब डरते हैं,
अब बात यहाँ पे अभी अभी बात चल रही थी परमाणु युद्ध की, परमाणु बम की, कि भाई ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना। एक्चुअली तो बोन ऑफ कंटेंशन ये सबसे बड़ी है, क्योंकि ईरान ने कसम खाई हुई है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो उसके लिए वो डेवलप इसीलिए कर रहे थे ईरान के लिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि परमाणु बम, परमाणु शक्ति या जो ये परमाणु एनर्जी है, ऊर्जा है, इसके जो फायदे हैं उसके अलावा खतरे ज्यादा है। मतलब आप चेरनोबिल का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे रिसेंट हिस्ट्री में हमारे सामने है, जो रशिया में हुआ। तो कि किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर लीकेज हो जाए तो क्या होता है। लेकिन आप ये एक, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें और कंटेम्प्रेरी भी देख लें, तो उसमें जो जो परमाणु संपन्न देश है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, उनसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचते हैं लोग। सबसे पहले यही बात आ जाती है ऑपरेशन सिंदूर में, क्यों ट्रंप ने इंटरवीन किया, कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है दोनों, इसलिए उनको आना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि जो ईरान है और इजराइल है, इजराइल के पास परमाणु शक्ति है, तो ऐसे दबंग देश को जिसने की पूरे वेस्ट एशिया में अपनी दबंगई फैलाई हुई है, जब चाहे जिसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो ऐसे वेस्ट एशिया में किसी एक कंट्री के पास, चाहे वो ईरान हो या कोई भी हो, उनके पास बैलेंस ऑफ पावर के लिए परमाणु बम होना जरूरी है। इस्तेमाल हो या ना हो, डेटरेंट का काम करता है। आप इसको रियल पॉलिटिक्स कहें या कुछ भी कहें, मतलब वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाली बात है कि इसमें जब आपकी जान पे बनाई है तो इंसान अपना जो भी कुछ होगा वो झोंकने के लिए भी तैयार रहता है। मैं इस फेवर में हूं कि ईरान के पास होना चाहिए। ये जिस तरीके की आज ये स्थिति बनी हुई है ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो गई है, अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, हमारा भी एलपीजी आता है वहां से, क्रूड आता है वहां से, एलएनजी आता है, मतलब अभी तो 2-4 दिन और खिसक जाए फिर हमारे यहाँ देखिएगा क्या हाहाकार मचेगा। तो ऐसे जो इतना सेंसिटिव जोन है एनर्जी के लिहाज से, तो वहां पे होना जरूरी है एक आदमी के पास, वो चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी हो, उनके पास वो आपस में तय कर ले, वो मिलके बना ले सब एक। वहां बहुत जरूरी है कि अदरवाइज ये ईरान जो इजराइल की दबंगई है वो अमेरिका के वरद हस्त उसके ऊपर है, वो इसी तरीके से चलती रहेगी। तो मेरा ये जो मानना है कि जो हम इस वजह से कंडेम नहीं कर सकते कि ईरान को रोक देना चाहिए था परमाणु जो संवर्धन कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि बना चुके हैं इतने, क्योंकि जिस वक्त आपने 12 रोजा वार में देखा होगा कि ये उनके यहाँ कुछ समय पहले ही रशियन साइंटिस्ट आए हुए थे, उनका इवैक्यूएशन सबसे पहले हुआ था अटैक के बाद। क्यों हुआ था? रशियन साइंटिस्ट क्या करने आए हुए थे भाई वहां? तो यही करने आए हुए थे, और वो उनकी इन्हीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज में मौजूद थे वो रशियन वैज्ञानिक। तो वहां डेफिनेटली उनका रशिया के सहयोग से काम चल रहा था, और अभी उन्होंने 9 महीने में अब कितनी उन्होंने प्रगति कर ली है, ये तो जो मोसाद जानती होगी, या जो वियना में एजेंसी है हमारी दुनिया की वॉच डॉग है जो, वो जानती होगी, बाकी तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अभी भी मैं पढ़ रही थी कि अभी भी एक परमाणु फैसिलिटी के एंट्रेंस पे बम्बार्डमेंट हुआ है। क्या वो तो ये जो भी कुछ करेंगे, लेकिन अगेन फिर वही बात आ जाती है कि एक्चुअली होगा क्या इसके बाद। अगेन वहां कि देखिए ये एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और जो सिविलाइजेशन भी जो बार बार बात आ रही है कि शहादत का ग्लोरिफिकेशन मतलब बहुत महान माना गया है, और किसी भी सभ्यता में माना गया है, लेकिन उनके यहाँ धर्म से जुड़ी हुई है शहादत। तो जब शहादत धर्म से जुड़ी हुई होती है तो वो ज्यादा अंदर तक, जिसको कहते हैं ना गहरे तक बैठी हुई होती है। एक होती है देशभक्ति के लिए शहादत, वो शायद इतने गहरे ना बैठ सके, लेकिन धर्म की जो शहादत है और पूरा इतिहास है, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। तो वो शहादत वाले देश को आप आनन फानन में, मतलब उनके एक नेता को आप खत्म करके आप शायद खत्म नहीं कर सकते, और उन नेताओं ने उन पिछले 9 महीने में उन्होंने पूरी लाइन ऑफ सक्सेशन तैयार कर ली थी। आप ये देखिए कि खमेनेई के मारे जाने के बाद भी एक और कमांडर मारा गया, लेकिन कोई वहां पे कोई ऐसी डिसरप्शन पैदा नहीं हुआ। अभी जो आप बात बता रहे हैं, बात हो रही है कि ईरान का अपर हैंड हो गया है, ईरान का अपर हैंड हो गया, और जो उम्मीद थी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा ईरान तो इस बार, और मतलब जिसको कहते हैं कि हाराकेरी करने की ठानी है क्या ईरान ने, लेकिन वो चीज हो नहीं रही है। इसके लिए डेफिनेटली ये लगता है हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, लेकिन चाइना की और रशिया की
डेफिनेटली उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको मिल रही है। तो अब जो है ट्रम्प साहब ने जो है टैरिफ में मुंह की खाई है और अब इसमें मुंह की खाएंगे और किस तरीके से लौट के बुद्धू वो घर को जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इसमें और एक बात मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो अभी तक कंडेम नहीं किया है खमेनेई की हत्या को, तो एक शेर है, वो राकेश पाठक साहब शायर का नाम बता देंगे, उसके कुछ अल्फाज इस तरीके से है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो आप ये ना सोचें कि खाली खमेनेई को मारा या मधुरो को उठा लाए, वो जिसको उसको सपने में आएगा रात को अगले दिन उठा लाएगा उसको। तो किसी दूसरे के कत्ल पे, किसी के अपहरण पे चुप ना रहे, बोले, मजम्मत करें उसकी। पहले सर मीनू जी ने जो शेर का जिक्र किया उसको पूरा कर दें। नवाज देवबंदी का शेर है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो आज नरेंद्र मोदी जी जब चुप्पी साधे हैं तो वे ये भूल रहे हैं कि उनका भी नंबर आ सकता है। इजराइल के एक जनरल ने एक इंटरव्यू में ये कहा है, जब वो ये दावा कर रहा था कि हम ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं कि हम पूरी दुनिया में उसे बेचेंगे, पत्रकार ने कहा कि आपके पास तो प्रोडक्शन लाइन ही नहीं है। तब उस जनरल ने कहा हमारे पास पूरा भारत है। उससे भी आगे जाकर उसने कहा 140 करोड़ भारतीय हमारे लिए काम करेंगे। आनंद सर, ये बहुत गंभीर बयान है, इसे प्रधानमंत्री के हालिया इजराइल दौरे से जोड़कर देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा समझौता इजराइल में कर लिया है कि आपको, हम पांचों लोगों को और देश के 140 करोड़ लोगों को इजराइल का बंधुआ बना दिया है।